नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग। भूगोल एनसीईआरटी 8th क्लास की कक्षाओं में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमें पता है कि एनसीईआरटी हमारे यूपीएससी एग्जाम और तमाम स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। खासतौर पे जो बदलता परिदृश्य है, जो चेंजिंग सिनेरियो है, स्टेट एग्जाम्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर मैं आज आपसे बात करूंगा 8th क्लास की एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी बहुत खास एनसीईआरटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8th क्लास की एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिस्से से पीटी में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पहला जो चैप्टर है वो संसाधन नाम है उसका, संसाधन, रिसोर्सेज। तो इसमें जो आपको टॉपिक पढ़ना है, कम से कम टाइम में आप इसको जो करना चाहते हैं वो दो टॉपिक केवल इसमें आपको पढ़ना है। एक तो संसाधनों के प्रकार और दूसरा संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के प्रकार में आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ने, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। पहला प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़ना है, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन का मतलब जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन। संसाधन जो होते हैं वो वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन के लिए बहुत आवश्यक शर्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका संरक्षण हम किस प्रकार करेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो केवल आपको ये 2 टॉपिक और इसके 3 सब टॉपिक पढ़ने से ज्यादा आपको इसमें और कोई चीज नहीं पढ़नी है। चलिए चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचते हैं। अब अगर हमारा स्टूडेंट इसको कम समय में तैयार करना चाहता है तो वो क्या तैयार करेगा? चैप्टर नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिएगा। जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला इसमें हमें पढ़ना है भूमि। भूमि में सबसे पहले आपको उपयोग और संरक्षण के बारे में जानना है कि उपयोग क्या है, उसका संरक्षण क्या है। केवल 2 टॉपिक से आपका काम हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपको मृदा के बारे में पढ़ना है। मृदा के कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या मृदा है, उसमें एक छोटा सा कार्टून दिया हुआ है। और दूसरा जो है वो निम्नीकरण और संरक्षण की विधियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस समय यहाँ से प्री में क्वेश्चन काफी आता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपको पढ़ना है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है और ये ऑलरेडी प्री के ऑप्शन में आ चुका है ये। इसके बाद अगले जो हमारा संसाधन है जल। जल में आपको 2 हेडिंग्स केवल पढ़नी है, एक तो उसकी समस्याएं क्या, दूसरा उसके संरक्षण के कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं। इसके बाद इस टॉपिक में जो हमें अगली हेडिंग पढ़नी है उस हेडिंग का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसमें इनका वितरण क्या है हमें ये पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके संरक्षण की कौन कौन सी विधियां उपलब्ध हैं ये होना चाहिए। जो कि ये संरक्षण की जो विधियां हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और इसके पॉइंट्स को आपको समझना है। आइए हम नेक्स्ट हिस्से पे पहुंचते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तीसरा हमारा चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल जो है वो सेगमेंट माना जाता है। तो खनिज और शक्ति संसाधन हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको खनिजों के प्रकार पढ़ने हैं। क्या इसके प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। केवल 2 आपको हेडिंग्स पढ़नी है। इसका वितरण काफी इंपॉर्टेंट है और ये आर्थिक भूगोल में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो पहला आपको इसमें कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है। एशिया के बारे में दिया है, यूरोप के बारे में दिया है, उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके पश्चात अंटार्कटिका और अंत में भारत में वितरण। भारत में वितरण एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद आपको इसके उपयोग के बारे में पढ़ना है, ये हेडिंग केवल आपको देखनी है। इसके बाद संरक्षण की विधियां क्या क्या हैं और अंत में शक्ति संसाधन है। शक्ति संसाधन इम्तिहान के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं और क्यों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है परंपरागत स्रोत। इसमें ईंधन आ जाता है। ईंधन चूंकि आप जानते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, 3 हेडिंग आपको केवल पढ़नी है। अन्य में जो भी कहानियां बॉक्सेस दिए हुए हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, इस पर आपको ज्यादा अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा सेगमेंट आएगा उसको बोलेंगे जल विद्युत। जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। गैर परंपरागत में चार्ट जो दिया हुआ है उसमें इसके लाभ और हानियां दोनों दी हैं। एनसीईआरटी में ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और संभवतः इसको याद भी करिएगा, इसके नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो प्री के लिहाज से या पीसीएस के लिहाज से आप ये समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहां पर आए हुए हैं। पहला सौर ऊर्जा गैर परंपरागत में पढ़ेंगे, दूसरा हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा परमाणु ऊर्जा, चौथा भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, जिसमें बायोगैस, पवन और सौर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं काफी अच्छे तरीके से। और पहला हमारा इसमें जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक कृषि है। कृषि की जो पहली हेडिंग आपको ध्यान रखनी, कृषि तंत्र पूछना है। दूसरा कृषि के प्रकार,
कृषि के प्रवाहों में पहला निर्वाह कृषि होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा वाणिज्यिक कृषि होती है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद भारत की प्रमुख फसलें, ये 2 साल पहले का प्री का क्वेश्चन यहाँ था, रबी खरीफ जायद हम जानते हैं जहां तक। इसके बाद कृषि के विकास के लिए जो है वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं ये अवेलेबल है। यानी आपको 1 2 3 4 केवल 4 हेडिंग इस चैप्टर में पढ़नी, इससे ज्यादा आपको टाइम यहाँ नहीं लगाना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि इससे आपका काफी टाइम बचेगा, यही हमारा प्रयास है। और एनसीईआरटी को आप अपने जो है वो पढ़ने की प्रक्रिया में लेकर आएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उद्योग, यहां से भी हमारे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। राइट, अब हम देखते हैं कि उद्योगों के लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। लास्ट ईयर प्री का क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। तो पहला हमारे पास वर्गीकरण है, तो उद्योगों का हमारे पास वर्गीकरण है। उसमें उद्योगों का वर्गीकरण का आधार पहला कच्चा माल, दूसरा आकार और तीसरा स्वामित्व होता है। राइट दोस्तों, इसके बाद आपको अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आता है। तो पहला औद्योगिक तंत्र और दूसरा है औद्योगिक प्रदेश। ये आपको 2 पॉइंट जो है वो कवर करके रखने हैं। तीसरा, उद्योगों के प्रमुख उद्योगों के वितरण कौन कौन से कहां कहां पर। तो पहला लौह इस्पात हो गया, दूसरा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो एनसीईआरटी में ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब अगला देखते हैं, मानव संसाधन, संसाधनों के 3 प्रकार में। तो इस एनसीईआरटी का उद्देश्य भी था कि आप सभी प्रमुख संसाधनों के विषय में आप जागरूक हो जाएं। तो यहाँ पर भी हमें वही जागरूकता जो है अपनी लेकर आनी है कि हमारे पास वो जागरूकता क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए, पहला हमारा जो मानव संसाधन, उसमें सबसे संसाधन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जनसंख्या का वितरण, ठीक है, और उसका घनत्व। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहला हम ये देखेंगे। फिर हमारा घनत्व क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये तीसरी हेडिंग हमें यहाँ पढ़नी है। और इसमें 2 कारक हैं, एक तो भौगोलिक कारक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा जो है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद चूंकि भारत एक युवा देश हो रहा है, तो जनसंख्या परिवर्तन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है करंट के साथ जोड़कर, जिसको हम लोग जनांकी लाभांश कहते हैं, क्योंकि भारत के पास जनांकी लाभांश उपलब्ध है। भारत जो है जनांकी लाभांश के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। अगला हमारा सेगमेंट है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, यानी कि किस प्रकार हमारी जनसंख्या परिवर्तित हो रही है। तो मानव भूगोल में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और अगला हमारा होता है जनसंख्या का संगठन, यानी हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वो किस प्रकार की इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये वाला जो चैप्टर भी है वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्री के लिए, यहाँ से मेंस के लिए लिखने के लिए भी आपके पास इनपुट अच्छे मिलेंगे। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं ये आपकी एनसीईआरटी का बोझ लगभग आधा कर देगा। आप आधे टाइम में ही जो परंपरागत समय लगाते हैं तो उसको आप कवर करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होता है, क्योंकि ज्योग्राफी कुछ हिस्सा अपना साइंस से लेता है, कुछ हिस्सा अपना इकोनॉमिक्स से लेता है, कुछ हिस्सा अपना कल्चर से लेता है। तो ज्योग्राफी एक अंतर विषयक सब्जेक्ट है और कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत लेंदी टास्क है, एक लंबी दूरी है। और बच्चा कई बार जो होता है वो अपनी एक जो धैर्य होता है खो बैठता है, एक तारतम्यता खो बैठता है, खासतौर पे अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हो तो।